भी हिमालय जागेगा तो पहाड़ डाढ़ नहीं दहाड़ मारेगा, और हर बंजर जमीन को पहाड़ की जवानी जोतेगी और पहाड़ का पानी सींचेगा। यकीन मानिए, ये मेरा यकीन है जो उठ उठ कर रोज मुझसे कहने लगा है कि अब बस भी कर, चल कुछ कर गुजर। दोस्तों, ये लाइंस है हमारे उत्तराखंड के जाने माने गायक कलाकार श्री बी.के. सामंत जी की। यूँ तो बी.के. सामंत जी के करियर की शुरुआत बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए सॉन्ग राइटिंग से हुई थी, लेकिन आज बी.के. सामंत जी का हमारे उत्तराखंड के संगीत को, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात बी.के. सामंत जी से कराऊं, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि किरण पंत ऑफिशियल के नाम से है, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आप इसी तरह की और भी हस्तियों से रूबरू हो सके। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में मेरा ये चैनल शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं बी.के. सामंत। मेरे इस कार्यक्रम शिखर से शिखर तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है सामंत जी। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सामंत जी, आज मैं शुरुआत करूंगी आपके बचपन से कि आप उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, तो आप किस जगह को बिलोंग करते हैं उत्तराखंड की, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं उत्तराखंड से ही हूँ और सिंगदा करके एक गांव है मेरा, तो घाट के आसपास, अगर आपको पिथौरागढ़ आप गए हो तो घाट है, तो घाट पनार करके जगह है, तो मैं वहां से हूँ। वहां से हूँ लगभग 2000 के आसपास में मुंबई आया था। अच्छा। तो आया तो गीतकार बनने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम पहाड़ से निकलते हैं कि सही से हिंदी भी बोलने नहीं आती है ना, तो यहाँ पे तो फिर बहुत चीजों में आपको काम करना होता है, तो फिर बड़ा संघर्ष रहा। फिर कुछ पार्ट टाइम जॉब भी थी, तो फिर थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट किया। बस यही है, यहाँ ये सफर था। हाँ जी। तो सन 2000 में आप आ गए थे मुंबई, तो स्टार्टिंग आपने किस चीज से करी यहाँ पर मुंबई में आके, मतलब किस तरह का संघर्ष रहा आपके साथ? संघर्ष, देखिए संघर्ष ही था, क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार रहता नहीं, एक अनजान शहर था आपके लिए, वहां पे कोई आपका अपना नहीं था, और न रहने का ठिकाना। आप समझ सकते हैं कि ना इतना मैं संपन्न परिवार से था, क्योंकि पिताजी लगभग मैं 10 साल का था तो तभी चल बसे थे। तो उसके बाद से गांव में ही ये भी ऐसा भी हुआ कि गांव में जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल में हमने पत्थर भी ढोए, रोड़ियां भी तोड़ी, गांव में जो घर बनाते उनमें भी पत्थर ढोए। तो संघर्ष तो रहा, क्योंकि फिर यहाँ पे तो एक वो हिम्मत थी गांव से कि चलो कर लेंगे कुछ न कुछ करके, तो यहाँ पे आए। फिर पार्ट टाइम जॉब भी की, कुछ लॉजिस्टिक कोरियर को तो पता ही नहीं था मुझे, क्योंकि आज मेरी भी लॉजिस्टिक कंपनी है। अच्छा। तो मैं कोरियर का तो हमें तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस पता होता था कि पहाड़ के लोग थे, कोरियर क्या होता है, लॉजिस्टिक क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था उस बारे में। तो फिर लगभग एक डिलीवरी बॉय के से स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे। पार्ट टाइम जॉब था मेरा। तो उसके बाद से धीरे धीरे करते करते फिर 2006 के आसपास फिर एक कंपनी वो की, छोटी सी जगह से लॉजिस्टिक कंपनी ये की। तो आज लगभग है, अभी लगभग हर स्टेट में मैं पहुंच चुका हूँ। अच्छा। आपकी मतलब भगवान की दया से। तब घर भी नहीं था, क्योंकि वापसी के रास्ते तय थे, स्ट्रगल भी करता था, क्योंकि आपके पास रहने के लिए वो जगह नहीं है, तो आप समझ सकते हैं आप कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सामंत जी बॉलीवुड के लिए लिरिक्स राइटिंग का काम भी किया है, शायद अभी भी आप करते हैं, है ना? जी जी। तो उसकी शुरुआत फिर कब से हुई आपकी मुंबई जाने के बाद? ये शुरुआत तो जी लगभग मैं कहूँ कि 2005-06 के आसपास एक फिल्म मिली थी, तो 30% वो फिल्म बनी थी, तो बड़ा खुश था उस वक्त में। मुझे पार्ट टाइम जॉब भी थी कि एक फिल्म मिली है, 2 गीत थे मेरे उसमें। तो उसके बाद आपको पता है, जब तक ये चीजें रिलीज ना हो तो तब तक कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो फिर 30% बनने के बाद तो फिल्म ही बंद हो गई थी। तो बड़ी फिल्म थी, होने को ये करना, तो बड़ा निराश था, क्योंकि वापसी के रास्ते तय थे फिर ना, कि आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो कुछ। तो फिर उसके बाद से मैंने लगभग इंडस्ट्री से पूरा लगभग मैं कह सकता हूँ कि 8-9 साल मैंने अपना बिजनेस पे ही ध्यान दिया, फिर काम की तरफ ही ध्यान लौटाया। पहले चलो अगर पहले घर बनाया जाए, उसके बाद ये तो लगा रहेगा, ये तो अगर और मेहनत करेंगे तो, क्योंकि राइटिंग का काम है, कोई एक्टर तो है नहीं कि झुर्रियां आ जाएंगी तो हम काम नहीं मिलेगा, तो लिखने का काम है, तो वो तो आखिरी दम तक हम कर सकते। तो फिर ये प्लानिंग किया, तो फिर उसके बाद से
2000 लगभग 6 के आसपास मैंने पूरा वहां से निकल आया था, लगभग 14 के आसपास से फिर दोस्तों से मिलना शुरू किया, जो पुराने दोस्त थे तो उनसे मिलना शुरू किया। उन्होंने फिर कहा कि नहीं आप आइए वापस करके, अभी आप सेटल हो चुके हैं। तो फिर नया पढ़ना, क्योंकि आप 10 सालों का, आपको पता है कि लगभग 8-10 सालों में लगभग पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, लिखने का हर तौर तरीके बदल जाते हैं। तो फिर नया सुनना शुरू किया, नया ये करना शुरू किया, तो उसके बाद से फिर शुरुआत हुई। तो बॉलीवुड में आके अपने पहला सॉन्ग किसके लिए लिखा था? पहला सॉन्ग मैंने लिखा था देव नेगी के लिए लिखा था। देव नेगी मतलब वही पहाड़ से हैं भाई, मतलब उन्हें भी मैं बहुत, जिन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में गाया, काफी सारे गाने गाए हैं। अल्मोड़ा से तो, देव नेगी ना? जी, द्वाराहाट से ही है। अच्छा, द्वाराहाट मेरे भी अच्छे मित्र हैं वो, तो उन्हीं के लिए लिखा था, पहला गीत था। तो उसके बाद से फिर मैं पहाड़ी में आ गया वापस से, क्योंकि जब पहाड़ी अब दो चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते। अभी वापस से कर रहा हूँ मैं, मैंने अभी इस वक्त में मतलब है एक दो तीन चीजें और चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी जल्दी रिलीज होंगे ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहाड़ी गीत में शुरुआत का सीख है आपको? पहाड़ी गीत शुरुआत इसमें कि मतलब मैं हर जगह मैं कह रहा, क्योंकि मतलब ये की देखिए ना, एक मेरे ड्यू चैलेंज ना, एक्चुअली मेरी वाइफ महाराष्ट्र से यहाँ ना, अच्छा, पहाड़ में थी। हाँ, तो उन्होंने एनुअल फंक्शन थे, तो मैं वहाँ क्यों उधन कि मैं देखे कहाँ अपन पहाड़ी गाँव गीत नहीं बजे ना, हर क्षेत्रीय भाषा गीत बजान, असम मणिपुरी जो रागनी, जो हरियाणा में नहीं होनी रागनी, जो सुन हमारा काना लेके हम कभी पेड़ हो जाया करते हैं। हाँ, वो लेके वैसे मैं घर में आवे फिर देख की दिक्कत से, तो फिर मैंने करन जा भाई गीत करन जा के भाई मन में ख्याल आई, तो ये मेरे पहले गीत थो मेरी तो गीत करना के मतलब थो ना कि ना एक का गीत करना मेरे होता कि यो मेरो पहाड़ के बीच में पहल गीत था, वो लिखने में लेके बहुत मेहनत लग रहा है। अगर मैं आगे कहूँगी, अगर मैं याद रखी जाऊँ तो यो मेरो पहाड़ की नहीं याद रखी जाओ, तो मैं जो पहाड़ जैसे गीतों की याद रखी जाओ, पंचेश्वर बांध हल्की बाजार तो एक गीत है, चलो एक युवा पीढ़ी गीत है वो। तो ये तो फिर वैसे लिखा, तो वो लिखते लिखते फिर 5 गाने लिख दिए थे, कंपोज भी कर दिया। उसके बाद जब 5 रिलीज हो गए तो वो बात नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, तो थोड़ी निराशा सा भी हुई, तो बड़ा अजीब सा भी लगा, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद। तो फिर एक बार हम लोग ऐसे बैठे थे स्टूडियो में थे, तो मेरे मित्र हैं असलम के, बॉलीवुड में जो डायरेक्टर हैं वो, उन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में की हुई हैं, जैसे उंगली है, वॉर छोड़ना यार, अतीत कब जाओगे, तो बोले यार, तो मैंने उन्हें कहा असलम भाई अभी छोड़ देते हैं, सब क्या है ना, पहाड़ में करना सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ है नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ये बात काव्य की भी ये बात मैं दोहराऊंगा, कि उसने भी कही, उन्होंने भी कही कि मैंने मतलब अभी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, हम सोशल मीडिया से ही मिले हैं, तो उन्होंने यही कहा कि आप नहीं सामंत भाई, आप छोड़िए मत, आप कीजिए, क्योंकि आप 5 गाने कर चुके हैं, थोड़ा बहुत और मेहनत कीजिए, एक गाना ऐसा कीजिए कि जिससे कि आप पूरा हो जाए। तो हल्की बाजार में लगभग मैंने पूरी ताकत लगा दी थी, जितना मुझमें संगीत की समझ थी, जितनी भी समझ थी संगीत की, वो पूरी समझ को मैंने उसमें झोंक दिया था। तो आप ये कह सकते हैं हल्की बाजार के बाद एक, और उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा, मतलब करोड़ों में। वो शायद पहला ऐसा हमारे उत्तराखंड का गाना है जो इतना सुपरहिट रहा ना, एक माइलस्टोन क्रॉस किया इस गाने ने आपके। तो थलकी बजारा जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो जब आप ये थलकी बजारा वाला गीत बना रहे थे, तो तब था दिमाग में कि गाना हिट हो सकता है, कुछ ऐसा लग रहा था आपको कि नहीं गाना हिट होगा? क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आपको पता, आप क्रिएटिव आदमी हैं, अगर आपको क्रिएटिविटी का थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको पता लग ही जाता है कि गाना तो हिट होगा, बट इस तरीके से बम्पर हिट होगा मुझे इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि हिट तो होगा मुझे, क्योंकि कंपोजिशन अच्छी थी। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी लिरिक्स उसके अच्छे थे, किसी भी कंपोजिशन से अगर लिरिक्स आप चिपक जाते हैं ना, तो रैमिंग में आते हैं, रैम के चिपक सिंक हो जाते हैं ना, तो गाना तो हिट होता ही। बिल्कुल बिल्कुल लगा था जी जी। हाँ, उस गाने का तो लिरिक्स, म्यूजिक, पिक्चराइजेशन सब कुछ बहुत अच्छा, एक नॉर्मल तरह का ना, जिस तरीके से वो बाजार में बिल्कुल मतलब मार्केट में फिल्माया गया है और पूरा पहाड़ का प्रॉपर उसमें कवर्ड है, तो वो गाना तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा रहा था। तो आपका पहाड़ों में मतलब वापस लौटने का सामंत जी कुछ ऐसा है भविष्य में, आपको कुछ है कि पहाड़ वापस लौटूं मैं अपने? जी मन तो है, क्योंकि शायद लौटूंगा, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन थोड़ा अभी तो जैसे पता है कि हर चीजें एक साथ, पहले तो परिवार है, सबसे पहले तो अपना परिवार है, उसे कोई दिक्कतें ना हो आपके लौटने से, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद से फिर अभी म्यूजिक है, वो भी कर रहे हैं, तो मेरा
थोड़ा बिजनेस भी है, तो एक बार सेट हो जाए चीजें, उसके बाद से मैं शायद लौटूंगा, पहाड़ी लौटूंगा। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, रहिए कहीं भी पर अपने पहाड़ से जुड़े रहिए ना, मेन चीज यही है। जी हाँ, कहीं, हाँ जी, कहीं भी रही है तो जी मतलब उसके बाद से ये मुझे इतनी खुशी होती है कि कभी कभी अब ना कि काफी इन्हीं गीतों पे कोई मेरी मेरी कोशिश ये थी ना कि जो यूथ आपसे कट रहा है ना, जी देखिए क्या होता है कि आप बदलाव प्रकृति का नियम है, बिल्कुल। आप नहीं बदलेंगे तो वो तो उसने तो अपने आप को बदलना ही, वो तो बदल के आगे निकल जाएगी। वक्त के हम्म। साथ चलना बहुत जरूरी है। जी तो मैं पहाड़ी में म्यूजिक कर रहा हूँ, तो मेरा यही था, म्यूजिक करने का मेरा ध्येय यही है, मेरा इसके पीछे मेरा रीजन यही है कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है जो हमसे कट रही है उसे उसे जोड़ा जाए बिल्कुल। उसमें वो चीजें लेके। और इसके लिए आपको क्या था, आपका जो खान पान होता है, आपकी संस्कृति, आपका पहनावा, आपका जो गीत संगीत होता है, वो एक व्यापक रूप में इसका रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल। तो यही मेरा था। हम्म। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही है। कई सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, और हम उसके लिए कुछ कर सके तो करना भी चाहिए। सामंत जी, हाँ आप जी। ना GKW करके एक संस्था है, उससे भी कुछ जुड़े हुए हैं, ये क्या है और मतलब किस तरीके से काम है इसमें, क्या है आप बताइए ये भी हमारे दर्शकों को। जी, ये GKW यूके गढ़वाल कुमाऊं वरिष्ठ उत्तराखंड एक संगठन है, तो जी उसका मैं महासचिव हूँ। अच्छा। तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो श्याम सिंह बिष्ट जी हैं। तो श्याम सिंह बिष्ट जी वो हैं जो 87-88 में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा पुरस्कार उनका है, छत्रपति शिव छत्रपति अवार्ड जो है, अच्छा। उसकी शुरुआत की थी। तो पहला अवार्ड जो है वो किसी गैर मराठी को गया था, वो गैर मराठी हमारे श्याम सिंह बिष्ट जी थे। अच्छा। ये अपने अल्मोड़ा से ही हैं, वो भी द्वाराहाट से ही, आसपास से ही हैं वो भी। जी जी। तो जब हम मिले थे तो ये लगभग होगी 2 साल, लगभग 1 साल पहले की बात होगी, हम ऐसे ही मिले थे। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर। मैं बोला ठीक है दादा, आप ये कहे तो रहे हैं आप जी ये, लेकिन होगा कैसे ये चीजें, क्योंकि पहाड़ी लोगों को इकट्ठा करना आप समझ सकते हैं कि मतलब ना जी। बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी आप अपने आप ही मतलब आज की देखो, किसी को इकट्ठा करना तो दूर की बात है, आज की तारीख में आप जो हो वो बने रहो, वही बिल्कुल। एक चैलेंजिंग है आपके लिए। हम्म हाँ, वही तो, आप दूसरों को जोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो हम्म उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है। फिर इसमें काफी लोगों ने, हम्म। तो फिर उनकी ये समझ थी, उनका उनका ये कॉन्सेप्ट था कि लोगों को जोड़ा जाए। फिर राजभट जी का भी कॉन्सेप्ट था, आप जोड़िए, नरेंद्र लडवाल जी हैं, तो उनका भी ये था कि आप लोग जोड़िए लोगों को। तो फिर यहीं से हमारी बात हुई थी। मतलब राजभट जी जो लंदन वाले हैं, इलाना कैपिटल के CEO हैं, तो उनसे भी मुलाकात। उन्होंने भी कहा कि मेरा घर का नाम भुवन है, तो वो मुझे उसके नाम से बुलाते हैं कि लोगों को जोड़ कि लोगों को ये करना हो सकता है। तो उसी के तहत फिर निकले हैं। आप देखिए अब कहाँ पहुंचते, कहीं कहीं तो पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, अच्छे पर्पस से निकले हैं, जरूर पहुंचेंगे। अच्छा, इसका मेन वो पर्पस क्या है इसका, GKW जो है गढ़वाल कुमाऊं वेलफेयर जो ये है ना संस्था, इसका तो मेन पर्पस क्या है? इसका आप कहेंगे तो मैं आपको उसका परिचय दे देता हूँ कि वो बाहर के लोगों का संगठन है। उसका जो ध्येय है कि हम अगर हम 5 गांव कुमाऊं के, अगर 2 गांव हम गढ़वाल से ले रहे हैं तो 2 गांव कुमाऊं से भी लेंगे। तो उन गांव में हम जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो उसके तहत हम काम करेंगे, उस गांव के लिए राज्य के अस्तित्व में आ जाने के बाद से उस गांव के लिए कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी, उसका लेखा जोखा निकलवाएंगे, क्या धरातल पे क्या योजना आई नहीं है। और जो शिक्षा के तहत हम वहाँ पे जो एनुअल स्पोर्ट्स हैं उसको हम स्पॉन्सर करेंगे, जो वहाँ पे जो वार्षिक जो खेल होते हैं स्कूल में, तो उसको बढ़ावा देंगे और गीत संगीत को भी बढ़ावा देंगे, ये कोशिश है अभी तो। और गाँव की धार बांध, उसके तहत भी अभी मैंने एक बांध के ऊपर जो गीत बनाया, अगर आपने सुना हो। जी जी हाँ, तो ये बांध झुबराली बांध करके ना, जी, ये पहला गीत है। हाँ, ये पहला गीत है जो मेरे ख्याल से अभी तक मैंने 8 या 10 गीत जो भी किए होंगे, पता नहीं कितना किए। तो ये पहला गीत है जो मैंने जो ट्रेडिशनल जो कुमाऊनी फोक कंपोजिशन है वहां से उठाया हुआ है। अच्छा। इसकी जो पहली लाइन है वही फोक की है, जो बाकी जो लाइन है वो मैंने खुद लिखे हुए हैं, क्योंकि अच्छा। अधिकांश जो हमारा जो फोक है, आपको पता है, वो तुकबंदी वाला फोक है, उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो मैंने सोचा कि मतलब इसी को अगर बांस पे है तो इसी को थोड़ा इस पे काम किया जाए, तो वो है। तो उसके तहत भी हम गाँव की धार बांझ 5 लाख पेड़ लगाने का, जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं उन जिलों में गाँव की धार बांझ के तहत हमारा ये है कि 5 लाख पेड़ हम लगाएंगे। और लगाएंगे, वक्त लगेगा, 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, कितना वक्त लगेगा, तो लगाएंगे गाँव की धार बांझ। क्योंकि बांझ मात्र एक पेड़ भर नहीं है हमारे लिए। बांझ हो गया, काफल हो गया, बुरांस हो गया, देवदार हो गए, तो ये मात्र पेड़ भर नहीं है, जीवनदायी है हमारे लिए। इसकी महत्वता को हमें समझना ही होगा। सोचिए उस मंजर को
जब पानी की खानों में ही पानी नहीं होगा तो क्या त्राहिमाम मचेगा। बिल्कुल। तो अभी भी हम जाते हैं, जब पहाड़ों में हम जाते हैं, कुछ अब 1 या 2 महीने बाद हम जाएंगे, पानी को लेकर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं ना। तो इसे हमें समझना होगा कि जो 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 पेड़ हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है उन्हें हमें संरक्षित करना है, और उन्हें हमें उनका वृक्षारोपण करना है। हमें वृक्षारोपण के तहत लोगों में एक जागरूकता लेके आने की, आइए आपके लिए कितने हितकारी हैं, और जो आपके लिए हितकारी नहीं है उसे वहां से उखाड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया पहला आप लोगों ने ये की है, काफी अच्छा है। और लोग साथ दें आपका तो आगे बढ़ेगी, बहुत अच्छी सक्सेसफुल रहेगी। तो इस पे जो बाज वाला जो आपने गीत लिखा है, उसकी 2 लाइन हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे? जी 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 जी। अभी उसका वीडियो भी शूट किया है हमने, ऑडियो रिलीज हुआ है, तो वीडियो हमने द्वाराहाट में ही शूट किया है उसका। अच्छा। तो वहां से हमने जो दोनागिरी मंदिर, आपने अगर गए हो आप, हाँ जी, तो ऊपर, हाँ, तो जो वैली है हमने पूरी वैली दिखाई है वहाँ की। दोनागिरी जो द्वाराहाट के जितने भी वहाँ के जंगल हैं, उन जंगलों को हमने दिखाया है इस वीडियो में। तो अच्छा, उसके 2 लाइनें हैं। और जी सुनाइए आप। ओ बाजा झुक रही बाजा, ओ बाजा झुक रही बाजा, वे तेरी जड़ा भली जो बाजा, ओ बाजा झुक रही बाजा, वे पानी की खान तू बाजा, ओ बाजा झुक रही बाजा, पहाड़ा की निशान तू बाजा, ओ बाजा झुकराने बाजा। वाह, बहुत सुंदर लिरिक्स, बहुत ही बढ़िया। तो ये अब वीडियो रिलीज होना है इसका ना? जी, इसका वीडियो रिलीज होना है। हम देख रहे हैं अभी कोई सही वक्त, मौके पे हम सही वक्त अब इसको रिलीज कर सकते हैं, तो उसके तहत ही हम करेंगे। जी जी। आपने पंचेश्वर डैम पर भी कोई गीत लिखा था सामंत जी? जी जी जी, पंचेश्वर डैम पर भी हाँ लिखा था मैंने, उस पर भी लिखा था, क्योंकि अगर आपने सुना हो तो सुना होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक है। जी जी, आप नहीं सुना तो जरूर सुनेगा। तो उसके जो मैंने दिखाया कि उससे बांध के बनने से क्या होगा वहां पे, उस चीज को मैंने उसमें दर्शाया है। ये कल्पना है, और कवि की तो कवि कल्पना ही कर सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ कवि कल्पना ना करे तो मैं समझता हूँ कवि भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सामंत जी, आपने अभी तक जितने भी अपने ये गीत गाए हैं, उनमें से आपका सबसे पसंदीदा कौन सा है? नहीं, पसंदीदा तो सभी हैं। अगर मैं कहूँ कि ये तो ठीक, वो बेटों वाली बात हुई ना, कौन सा बेटा ज्यादा पसंद है, तो हाँ, ये वाली बात मुझे पसंद। तो यकीनन पहला गीत है मेरा। ये ऐसा नहीं कि पहला गीत है करके वो एक साहित्यिक गीत है, यो मेरो पहाड़ जो है। हाँ जी हाँ जी। वो साहित्यिक गीत है, और उसे कहीं और आगे वो डिजर्व करता है। मैं मानता हूँ उसे हम उस तरीके से शूट नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा तो म्यूजिक का ही पार्ट होता है, कि शूट में तो मेरा होता नहीं उस वक्त में। तो उसके बाद से फिर सीखा मैंने भी किस तरीके से आगे काम करना चाहिए करके, तो फिर एक नई टीम बनाई, तो उसके वही करना। तो उसकी यो मेरो पहाड़ मेरा पहला गीत वही है मेरा फेवरेट। अच्छा, तो इसकी भी आप 2 लाइन सुनाइए दर्शकों को हमारे, यो मेरो पहाड़। रंग रंगीन कुमाऊं मेरी रंगीलो गढ़वाला, यो फूलों की घाटी और यो नौकुचिया ताला, ठाड़ी रेत देखा मेरो यो ऊंचा हिमाल, डणकणा हरिया यो हरिया बुग्याल, कै बसों कोयल सुनाओ, कै बसों कोयल सुना, कै नचीर मोर चारों ओर बादल घन घोरा, वेरे सारा बोरा, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़, वेरा पात पात देखा डाली में सवार, पता पता डाल में सवार। जी जी, हाँ जी हाँ जी। वेरा पात पात देखा डाली में सवार, देखा यो बजानी धुरा, देखा आयो त्यार, ठंडी हवा ठंडो पानी मेरे गांव की धार, एजा आ मनूला मिली हरेंदी को त्यार, यो चमचमा जुनाली रात, ओ देखा चमचमा जुनाली रात, सुरमई भोर, चारों ओर बादल घन घोरा, वेरे सारा बोरा, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़। बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स ना, पूरा इससे
पूरा मतलब हम विजुअलाइज कर सकते हैं कैसा पहाड़ होता है, मतलब जो नॉन पहाड़ीज हैं वो भी शायद समझ जाएं कि आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं इसमें। बहुत जी प्यारा है, धुन भी जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी धुन है धन्यवाद। इसकी। अच्छा सामंत जी, पलायन पे भी जो आपका एक गीत आया था, तू ऐ जाओ पहाड़ा, जी जी। उसके पीछे मतलब वो कैसे क्रिएट हुआ वो गीत? जी, तो उससे पहले उसका तो मैं करूंगा, मैं बांझ वाले का मैं कुछ भूल गया हूँ। तो बांझ वाला गीत एक बार क्या था कि ये बांझ को गीत करने से पहले हम श्याम सिंह बिष्ट जी जो हमारे इसके जो अध्यक्ष हैं, जी वो जी। और मैं न्यू दिल्ली में रुके हुए थे, न्यू महाराष्ट्र भवन में। हाँ तो हाँ। वहीं पे हम लोग रात भर सोए नहीं थे, तो मैंने उनको बहुत सारे गीत सुनाए। तो जी। मैंने बांझ वाला भी गीत उनको सुनाया, तो बोले एक काम करो यार, इसको कीजिए ना आप। मैं बोला हम्म, दादा यार क्या है ना कि ये कर तो सकते, लेकिन इसमें क्या है, रैमिंग नहीं है, ये तुकबंदी है, तुकबंदी मैं नहीं कर सकता। जी। तो वहीं से तो बांस का भी जो कॉन्सेप्ट था वो श्याम भाई का ही था, तो वहां अच्छा से दादा का ही वहां से आए। तो अच्छा। इसमें तो हाँ, अभी जो पलायन वाली जो आप बात कर रही है, इस पे आता हूँ मैं पलायन पे। जी जी। ये बात तब की होगी जब मैं चंपावत मेरे होम टाउन में शूट कर रहा था। तो हम्म, वहाँ के तो तत्कालीन एसपी थे धीरेन्द्र गुंजियाल जी। जी जी। तो उनसे मिले थे, तो उन्होंने कहा कि सामंत जी आप कुछ माइग्रेशन के ऊपर आप कुछ कीजिए, जी। कुछ जैसे कि डॉक्यूमेंट्री टाइप की। तो मैंने जी। कहा देखिए ऐसा डॉक्यूमेंट्री तो मैं तो कर क्या सकता हूँ, मैंने कहा कि एक कलाकार उसके ऊपर क्या कर सकता है ना, जी। कुछ नहीं कर सकता। ये तो काम है, देखो लोगों को समझना चाहिए कि माइग्रेट नहीं होना है। हम्म, 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर अगर कोई लंबा अगर पैरामीटर सेट करने के लिए जा रहा है, तो उसका तो हम्म, स्वागत करना चाहिए, जाइए उसे, उसके पीछे तो उसे तो हमें दुआएं देनी चाहिए, क्योंकि वो कल जो भी बन जाएगा कहीं कहीं वो जी। आपको बहुत कुछ देने वाला है हम्म, ना, आपको लौटाने वाला है। और जो जी लोग अभी 10,000 के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो उन्हें खुद ही समझना चाहिए कि हमें नहीं निकलना है, यहीं पे कुछ करना है। जी। तो सरकार को देखना चाहिए इस मामले में। जी। तो बोले नहीं आप कीजिए डॉक्यूमेंट्री टाइप का। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री से तो फिर यूट्यूब पटा पड़ा है, आप हम्म, जहाँ पे देखिए माइग्रेशन की डॉक्यूमेंट्रियां, तो अगर कुछ करना है तो कुछ डिफरेंट करना होगा। जी। तो उसके बाद से फिर मैं आया, फिर मुंबई आया, तो उस टाइम पे मैंने लिखना शुरू किया। हम्म, तो उसके बाद से फिर यहाँ पे आया, तो सुशील बहुगुणा जी की एकदम रात में मैंने बच्चे मैंने उनके सोने का इंतजार किया, लगभग 1:30 बजे रात को तक का मैंने, अच्छा। मतलब मुझे याद है उस दिन का छुट्टी का दिन था, हम लोग को ये करा के। तो 1:30 बजे रात को फिर मैंने अंदर गया, तो मैंने मेरे रूम में देखा जी। कि माइग्रेशन ऑफ उत्तराखंड करके मैंने सर्च किया, तो सुशील बहुगुणा जी एनडीटीवी में जो प्राइम टाइम एंकर हैं, तो हम्म, उनकी डॉक्यूमेंट्री आई थी पौड़ी की। हम्म, तो वो उसमें ये था कि वहां पे एक काकी कह रही है कि देखो इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े घर हैं, हम 4-5 ही औरतें हैं, हम्म, और बगैर आ जाएगा तो वो भी हमें खा जाएगा, हमें कोई नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई नहीं, कुछ हो भी जाएगा हमें तो कौन लेके जाएगा। तो बड़ा सा दुख हुआ था। तो जी। उस गाने ने भी मेरी बड़ी मदद की उस गीत को लिखने में। तो उसके बाद से फिर मिले, सीएम साहब से मिले, फिर काव्य भी साथ में था, काव्य भी वहां पे कर रहे थे, जी। आरजे काव्य जी। माइग्रेशन को लेकर भी उनकी भी एक स्टोरी थी। तो मैंने कहा चलिए हम साथ में आते हैं, और कोई हम्म, अच्छा काम है तो अच्छा काम को साथ में आने में। जी। फिर रेड एफएम भी साथ में आया, तो उसका भी आभार। फिर हम्म, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी। श्री त्रिवेंद्र सिंह त्रिवेंद्र रावत सिंह जी, रावत जी। जी। जी जी, तो आपको उन्हें सम्मानित भी किया इस गीत के लिए तो उन्होंने? हाँ सम्मानित किया जी, जी। बिल्कुल उन्हें ये लॉन्च किया था, और उन्हें सराहा भी है इस गीत को, और मैं उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ये गीत उस वक्त में रिलीज किया। कि माइग्रेशन उस टाइम पे तो बड़ा इशू था उत्तराखंड में ना, हालांकि जी। फिर वो कोरोना हो गया, उसकी वजह से काफी लोग पहाड़ों की तरफ आ गए। उस गीत ने तो काफी, हम लोग अभी मजाक करते हैं कभी कभी हम लोग कि हमारे गीत ने शायद काम कर दिया। तो ये करने के लिए तो नहीं, हाँ जी 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 जी, तो हाँ। ये अच्छा उन्होंने फिर लॉन्च किया, वो तो उनका आभारी हूँ मैं। और गीत एक नई ऊंचाइयां छुई। आज भी काफी मुझे कॉल्स आते हैं बाहर से, अब्रॉड से, तो हम्म, उनको बहुत पसंद है जो बाहर रह रहे हैं, खासकर जो वहाँ यहाँ इंडिया में तो है ही है, जी। लेकिन जो बाहर रह रहे हैं उन्हें ज्यादा वो प्रभावित करता है। तो वहां से उनके कॉल्स आते हैं, बोलते हैं हम जरूर हमारे गाँव के लिए, तो लोग करने लग गए हैं। बिल्कुल ये देखिए एक कलाकार के लिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि वो लोग सही। उस गीत को सुन के अपने रिश्तेदारों, वो उसका ध्येय भी यही था कि आइए पहाड़ों की तरफ, अगर आप जी। सक्षम हो गए हैं तो इस वक्त में आपको पहाड़ों को आपकी सख्त जरूरत है, क्योंकि जी। आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इस भूमि ने बेशक आपको नहीं जन्माया हो, लेकिन आपके बुजुर्ग को जन्माया ही है ना। तो आप आइए, अगर आपके पीछे आपके रिश्तेदार हैं, आपके सगे संबंधी, उनके लिए कीजिए। अगर वो सक्षम हो गए हैं तो अपने हम्म, पड़ोस के लिए कीजिए, अगर पड़ोस सक्षम हो गया तो गांव के लिए कीजिए, अगर गांव सक्षम हो गया तो आप शहर के लिए कीजिए। बिल्कुल। तो कुछ न कुछ कीजिए, मतलब ना, जो आपसे बन पड़ता है, जितने जी जी। आपकी जो हाँ, आपसे बन पड़ता है, यही रहेगा जी। उसका जी। नहीं, पलायन पे आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए, पलायन एक तरह से कहिए मजबूरी भी है,
क्योंकि कुछ करना है, निकलना ही पड़ेगा पहाड़ों में, अभी इतने नहीं है ना रोजगार के अवसर, तो निकलना तो है। नहीं देखिए, इसको हमें दो तरीके से लेना होगा कि मजबूरी ही नहीं है, क्यों मजबूरी भी कभी कभी लगता है हमने मजबूरी उसको बना भी दिया है ना, हमने मजबूरी बना भी दिया। देखिए अगर करना चाहें तो हम, देखिए अब बाहर लोग रह रहे हैं, मेरे ख्याल से 8-10 हजार की नौकरी में तो क्या कर रहे होंगे, मुझे तो मैं समझता हूँ उन्हें नहीं आना चाहिए इस वक्त में बाहर ना। जो लोग अभी तो बहुत कुछ है वहां पे करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको लगेगी मेहनत ना। आज देखिए मैंने भी गांव में हल चलाया है, उस टाइम पे मैं आया तो मेरे सपने बड़े थे, तो मैं अगर 10,000-15,000 के लिए अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आया होता, शायद मैं पहाड़ का मैं भी दुश्मन था ना 8-10 हजार की नौकरी के लिए, कि मेरे कुछ सपने बड़े थे, मुझे कुछ बुनना था, कुछ लेके आना था, कुछ क्रिएटिव, तो मैं दे रहा हूँ आपके, मतलब बिल्कुल ऐसा, मतलब मजबूरी हमें समझना होगा कि रोजगार चलो वहां पे है। अब जैसे हमारे ये जो युवा है सिडकुल वहां पे है, पंतनगर में है, चाहे हरिद्वार में है, तो वो लोग वहां पे जॉब नहीं करते, क्यों नहीं करते ना, उन्हें ये भी तो समझना चाहिए। अब क्या सरकार आपके घर पे तो आके नहीं बोलेगी आइए आप जॉब कर दीजिए, आपके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, ये तो कोई बोलने वाला है नहीं आपसे, तो ना, तो उन्हें भी समझना चाहिए कि वो दिल्ली जो है, दूसरे महानगरों में, आप जितने भी होटल लाइन में आप देखिए, हमारा युवा अधिकांश जो है होटल लाइन में है, तो होटल लाइन में आपको पता है कितना मैक्सिमम उन्हें मिलता होगा, 10,000 रुपए मिलता होगा, बस आते कितने होंगे, तो सेविंग भी तो इन्हें समझना चाहिए इस वक्त में, ये थोड़ा सा ये है। बिल्कुल हाँ, पलायन करना ही है तो किसी बड़े कॉज के लिए करिए, छोटी छोटी चीजों के जैसे पलायन करने से तो बेटर है कि अपनी जगह पे रहो, खेती बाड़ी जो भी है वो करो, है ना। जी बिल्कुल। अब उसके बाद से सभी ने वहां से किया था, मैंने भी अगर आप, वही मेरा कहना है कि असली तो उन्हें इस वक्त में विचार तो उन्हें करना ही चाहिए, अगर वो 8-10 हजार के लिए अगर पहाड़ छोड़ रहे हैं तो ये गलत है, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा अन्याय है पहाड़ के साथ में। नहीं, ये आपने बहुत बिल्कुल पते की बात कही है कि थोड़े से के लिए पलायन करना बहुत अन्याय है पहाड़ के लिए, तो बड़े कॉज के लिए करिए, करना भी चाहिए, और बड़े कॉज के लिए पलायन कर भी गए तो उसके बाद भी अपने पहाड़ को मत छोड़ो, अपने रूट से नहीं बिल्कुल देखिए, उसमें से अगर कोई इतनी बड़ी सोच के लिए अगर कोई पहाड़ छोड़ रहा है ना, वो अगर कुछ अचीव कर भी लेता है तो वो छोड़ने वाला नहीं है, नहीं छोड़े, वो आपको वापस देगा। ऐसे अनगिनत नाम है मैं जिन्हें, हालांकि कोई एक आदमी कोई मिल जाएगा, उसकी तो आप हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें, लेकिन अधिकांश जो लोग हैं जो बन गए हैं वो दे रहे हैं किसी न किसी रूप में। आप पहाड़ कोई शिक्षा के रूप में दे रहा है, कोई गीत संगीत के रूप में दे रहा है, कोई व्यापार के रूप में दे रहा है, कोई अलग टूरिज्म के रूप में दे रहा है, तो अलग अलग तरीके से लोग दे रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं। तो हमारा ये जो संगठन है गढ़वाल कुमाऊं कॉलेज, उसका भी ध्येय यही है कि हम पहाड़ यहाँ रहकर पहाड़ के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, हमें ये सोचना चाहिए, मतलब कि यहाँ तो चलो हम सक्षम हो ही गए हैं, अपना चल ही रहा है, क्योंकि हमने तो संघर्ष करके यहाँ पे अपनी चीजें कर ही ली हैं, तो हम यहाँ रहकर पहाड़ के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में ये संगठन है। बिल्कुल। तो सावंत जी, एक चीज और कि जैसे अभी मैं देखती हूँ कि म्यूजिक जो है पहाड़ी ना, काफी चेंजेस आए हैं उसमें पहले से, और अगर हम उसमें कंपेयर करें काफी चेंजेस आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और तरह के चेंजेस अभी आने चाहिए हमारे पहाड़ी म्यूजिक में, कि जिससे और लोगों तक इसकी रीच बढ़ सके? नहीं देखिए, हमें दो चीजों को समझना होगा आज ना। एक जो हमारा आज जरूरत है कि संगीत को ना संगीत की तरह ही बनाए जाने की जरूरत है आज। हमारे आदर्श होने चाहिए नरेंद्र सिंह नेगी जी, हमारे आदर्श होने चाहिए गोपाल बाबू गोस्वामी जी, हीरा सिंह राणा जी ना, मोहन प्रीति जी, जो जिन्होंने के रैमिंग में लेके आए हैं। अगर हम तुकबंदी करेंगे ना, तो देखिए यही आज आप जब भी पहाड़ी संगीत की बात होती है तो आसाम का नाम हमारे जहन में पहले आता है। बिल्कुल। जो भारत रत्न जो है भूपेन हजारिका साहब ने जो स्टैंडर्ड वहां पे दिया है, उसके बाद पपोन आए या जुबिन गर्ग आए, उन लोगों ने उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ भी करते हैं वहां भी करते हैं, छोड़ा नहीं है उन्होंने। तो उसके बाद फिर नेपाल की थोड़ा म्यूजिक होता है, फिर हमारा जाता है कि ऐसा नहीं, हमारा उत्तराखंड में भी म्यूजिक है। इस जो बीच में ये जो पीरियड आया था ना, तो वो बड़ा अटपटा सा लग गया था कि कुछ भी चीजें आप ये कर दे रहे हैं। देखिए मैं कहूँ कि मैं ढोल दमों का ना जो पारंपरिक जो हमारे वाद्य तंत्र हैं, उनकी जगह वही बनी रहने जहाँ वो है। आपने शादियों में कभी नहीं देखा किसी को कि हारमोनियम बजा के या तबला बजा के गिटार बजा के डांस कर रहा हो, कभी देखा नहीं होगा। बारात चल रही है तो जहाँ पे जा रहा है, अगर आपको म्यूजिक की समझ है, ये म्यूजिक की समझ ठीक वैसे ही है जैसे एक किसान को
एक पौधे की समझ है, बिल्कुल। उसको पता है कि उसको टाइम पे उसको बोने के बाद उसको क्या क्या चाहिए जी ना। बिल्कुल। अगर आपको म्यूजिक की समझ है तो आप हर जगह पे आप ये सब ना नहीं बजा सकते आप ढोल दमो ना। इससे बिल्कुल। क्या होता है कि आप वही ढोल दमो बजा रहे हैं, ढोल दमो ही गाएंगे तो हम्म, उससे क्या कर जो जो वो कलाकार हैं हमारे वहाँ पे, जो पारंपरिक जो इन्हें बजाने वाले हैं, जो इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं, जी उनकी रोजी रोटी पे बड़ा असर पड़ रहा है उससे कि बिल्कुल। लोग डीजे में वही चीजें लगा दे रहे हैं, उन्हें तो फिर कोई बुलाएगा नहीं ना। हाँ। तो इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन जहां पे जा रहे हैं, मैं फिर भी कहूंगा, जहां पे अगर आपको म्यूजिक की समझ है, हम्म, एक म्यूजिक डायरेक्टर को म्यूजिक लास्ट में जब एक फिल्म बनती है तो लास्ट में नाम आता है डायरेक्टर का, तो जब तो गीत जब बनता है तो लास्ट में नाम आता है म्यूजिक डायरेक्टर का। जी तो वो नामी के हाथ में न्याय करने के लिए आपको बहुत सालों तक अपने आप को तपाना पड़ता है ना, बिल्कुल। हाँ उसकी जी। समझ को समझने के लिए। हजार जब आप मैं समझता हूँ कि हजारों कोरे कागज आपके रद्दी हो जाएंगे, लाखों गाने आप सुनेंगे, जी सुनने के बाद उनका आप अध्ययन करेंगे कि कैसे क्या चीजें होंगी, तब जाके आपको वो चीजें जी हासिल होती हैं। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ कि जो पारंपरिक जो वाद्य तंत्र हैं तो वो वहीं बने रहने चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम करते आए जो कलाकार हैं, ये उनका हक है, उन्हें ये हक उन्हीं के पास रहना चाहिए। बिल्कुल। और जो अभी नए जो रैमिंग बहुत जरूरी है, देखिए किसी भी चीज का मतलब निकालना बहुत जरूरी है ना। अब मैं कह दूं कि एक भाई साहब की बीच की एक बात थी, देखो मैं काफी दफे काफी लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं आप इतने बेबाकी से मत बोलिए, ऐसा होता है। मैं बोला देखिए क्या है, जब बोलेंगे तभी तो बात बनेगी ना। जी ना चीजें बोलने से तो हाँ। तो दिल्ली की बात थी, तो दिल्ली में मेरा शो था, तो एक कोई थे भाई साहब काफी कंटिन्यू मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे थे, बोले कि नहीं मुझे आपको कुछ सुनाना है। मतलब चलिए सुनाए, चलते चलते मेरे मतलब कि वक्त नहीं है मेरे पास, मैं लेट हो चुका हूँ, मुझे फ्लाइट है मेरी मुंबई की। तो उन्होंने मैं चलते चलते सुना, तो उन्होंने ऐसे लाने मुझे सुनाए कि मैं आलू गोभी को साग पकाया, फुल क्या पकाया, हमने मिलके खाया। मैं बोला देखो क्या है ना, ये सब चीजें बंद करो, अच्छा लिखिए आप कुछ चीजें ना, जिससे कि हमें भी लगे, जिससे आपको नहीं, जिससे कि आप गोपाल बाबू गोस्वामी जी को सुनिए, आप नेकी जी को सुनिए, फिर उसका अध्ययन कीजिए क्या है वो चीजें, तब आपको लिखना है। ये सब चीजें तो कोई भी लिख दे रहा है ना, इससे हमें बचना पड़े, तुकबंदी से हमें बचना होगा। अगर म्यूजिक हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड का म्यूजिक राष्ट्रीय स्तर का बने, तो हमें तुकबंदी से तो बचना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वही है कि हमारा उत्तराखंड इतना खूबसूरत है, तो उसकी खूबसूरती पे लिखा जाए। उत्तराखंड की पहनावा इतना सुंदर है, जो हमारे हम पहनते हैं जेवर, उस पे लिखा जाए, हमारी वेशभूषा पे लिखा जाए, मतलब उससे हमारा स्टेट भी एक तरह से मतलब आगे आएगा ना उन चीजों से। अब फालतू की तुकबंदी अगर की जाएगी तो फिर तो वो तो कोई बात नहीं। हाँ देखिए क्या है ना, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए हिट होना ही काफी नहीं होता है। हिट तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे इस आज के म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, चीजें हो, आप मैं अभी नाम लेना सही नहीं होगा कि हिट तो बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए प्रसिद्धि पाना ही चीजें नहीं, लेकिन प्रसिद्धि आपने कैसे पाई, ये इम्पोर्टेंट है बस ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये महत्वपूर्ण है कि आपकी प्रसिद्धि आप कैसे आई, आपके अच्छे काम से आई, आपके रचनात्मक काम से आई, या आपकी फोड़ता से आई आपके पास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिएटिविटी हो, पर ये है कि मेंटेन रहे, जो चीज है हमारे उत्तराखंड की, मेंटेन रहे बिल्कुल ना। जी बिल्कुल। सावंत जी, आप ना हमारे जो ये युवा पीढ़ी है आज की, इसे कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, युवा पीढ़ी को देखिए मेरे गीत उन्हीं को समर्पित हैं। तो मैंने जैसे कहा कि जो हमारा यूथ हमसे कट रहा था, मैं तो बॉलीवुड में था यहाँ पे, उसके बाद से तो शायद मैंने 1-2 गाने उसके बाद और किए हैं, अभी मैं शायद वापस से अभी कर रहा हूँ। तो उन्हीं के लिए उन्हीं को ये गीत मेरे समर्पित हैं कि आप कहीं भी रहें, आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए और जाइए, आपसे जो कुछ बन पड़ता है, आप जिस भी क्षेत्र में हैं आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने वो 100 रुपए का कर रहा है तो आप 200 का कर रहे हैं, या फिर आप भी 100 का करें। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आप में क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से आप कीजिएगा। नहीं क्षमता है तो कोई जरूरी नहीं किसी की हम आर्थिक कोई ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि हम आर्थिक मदद किसी को पहुंचाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपसे बन पड़ता है, वो करना चाहिए। और निरंतर अच्छा गीत, अच्छा संगीत सुनिए जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाता है। आपका अगर 4 लोगों के बीच में उन्हें भी आपको फक्र महसूस होता है, अच्छा गीत संगीत आप सुनिए। मैं दोहराऊंगा कि नेगी जी हैं, गोपाल गोस्वामी जी हैं, राज सिंह राणा जी हैं, इन्हें अपना आदर्श मानिए। आप मोहन उप्रेती जी हैं, तो इन्हें स्वर्गीय जो हैं, तो इन लोगों को हमें अपने आदर्श मानिए। और जो अच्छा काम करे, गढ़वाल साइड में भी पांडवाज ये लोग हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। देखिए कभी कभी कोई काम करने के चक्कर में कोई खराब होता है, कोई अच्छा होता है, तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं सबसे पहले ना। तो उसमें यही मेरी
उनके लिए मैसेज है मेरा जी। जी। तो सामंत जी, जाते जाते मैं अब आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बारी ये जो थल की बाजारा आपका गाना था ना, उसकी जी जी लाइनें सुना दीजिए। जी बिल्कुल। हो लाल चुन्नी कुर्ती या तेरी काली, वे देखी सिटी ताली, बजूं चिपुरी धल की बाजार, बजूं चिपुरी धल की बाजार, बेकाने वाली यो बिंदुली का पाली, देखी बसिटी ताली, बजूं चिपुरी धल की बाजार, बजूं चिपुरी धल की बाजार। बहुत बहुत धन्यवाद सामंत जी आपका। आज आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए थोड़ा ये टाइम निकाला, दर्शकों को अपने बारे में काफी कुछ बताया। तो अब मैं बस यही दुआ करूंगी ईश्वर से कि आप जो भी अपने अच्छे कॉज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आप आगे करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जैसे आप ये अभी आपका ये GKW एक एसोसिएशन है, उससे आप जुड़े हैं, तो इसी तरीके से आपसे लोग जुड़ते जाएं और ये कारवां आगे चलता जाए, आगे बढ़ता जाए और आप बुलंदियों को इसी तरह छूते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के जाने माने गायक कलाकार श्री BK सामंत जी, जो कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, आने वाले हफ्तों में इसी तरह की शख्सियतों से रूबरू होने के लिए आप मेरे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।